हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर, वेलकमिंग यू ऑल टू ऑलिव बोर्ड। सो ऑलिव बोर्ड पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी बढ़िया कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। तो ये आपके अब जो वेदर चल रहा है, ये मॉनसून का तो पता नहीं, लेकिन एग्जाम का वेदर ज़रूर है। फेस्टिवल्स ऑफ एग्जाम आप कह सकते हैं, वेदर ऑफ एग्जाम कह सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे आप देख रहे हैं कोई नोटिफिकेशन आ रही है, किसी का एडमिट कार्ड आ रहा है, किसी का रिजल्ट भी आ जाएगा कुछ दिनों में। तो यही सब चल रहा है बच्चों के लिए। तो ये टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा कंडेंस हो चुका है, मतलब एकदम ही बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ ऐसे बादल बन चुके हैं अभी, ठीक है। और कभी जो है कि एडमिट कार्ड वाला बादल आ रहा है, तो कभी बारिश, मतलब कभी कभी आपका रिजल्ट वाला कोई आ जाएगा, तो कोई कहीं से नोटिफिकेशन आ जा रही है, तो कहीं से कुछ आ जा रहा है। मतलब ऐसा चल रहा है, बहुत ही हौच पौच का माहौल है। अब इसमें आपको थोड़ा सा तो काम एंड कंपोज रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अपने टारगेट्स लिख लो कि भाई इस दिन मेरा एग्जाम है, इतना टाइम मेरे पास बचा हुआ है। थोड़ा आप इस चीज़ को सेपरेट करके रख लो, ताकि ये जो ऑल ऑफ सडन चीज़ें आ रही हैं उससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट मत हो। अब कुछ बच्चे पढ़ते रहते अचानक से किसी का एडमिट कार्ड आ गया, फिर वो बिल्कुल अलग से हड़बड़ा जाते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं। फिर पढ़ते रहे, नोटिफिकेशन आ गया, दिमाग एक्सट्रैक्ट। उन्होंने 1 महीने का पढ़ने का कोई और स्केड्यूल बनाया था, लेकिन नोटिफिकेशन आया तो उस दिन से नया कुछ और बन जा रहा है। ये सब काम आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा स्टेबल रहना है। आपने जो पढ़ने का बना रखा है, आपको पता है एसएससी ने पहले ही कैलेंडर आउट कर लिया था, एक्सपेक्टेड वाला जो, ठीक है। सो उसके हिसाब से आपको पता है कि कब कब एडमिट कार्ड आना है, कब कब नोटिफिकेशन आना है, चीज़ें आपको पता है कहीं ना कहीं। तो आपने जो स्केड्यूल बना लिया है उसके हिसाब से ही आप पढ़ाई करें। आप चीज़ें और आने से बिल्कुल ऐसे आने से परेशान ना हो, ठीक है। अपने आप को स्टेबल रखें कि अगले महीने कोई नोटिफिकेशन आ रही है तो सारा स्केड्यूल चेंज कर दिया, सारे फिर वापस से पढ़ने लग गया। फिर कोई नया नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर वापस से पढ़ने लग गया। तो ऐसे आपने जितनी पढ़ाई की वो सब वेस्ट होती जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम ये कर रहे थे एसएससी सीजीएल का मेंस पीवाईक्यू कर रहे थे, ऑल राइट। तो यही करेंगे हम, देखिएगा। हमने कर लिए थे 16 क्वेश्चन तक, और अब हम करेंगे 17th क्वेश्चन। तो मेंस के क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक दिन में कभी कभी नहीं हो पाता है, तो इसे ही हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिया था, और ये हमारा 17th क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा ज़रा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, डिवीजन मीन्स प्लस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो ये सारे के सारे साइन इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि सब साइन का डिफरेंट मीनिंग है। प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब कुछ और है, तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसे हम इंटरचेंज करेंगे। पहला हमें दिया है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बच्चे, डिवीजन है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन का मीन्स क्या है बच्चों, डिवीजन का मीन्स प्लस है, बहुत बढ़िया। माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, और प्लस का मतलब क्या है बच्चों, माइनस है। अब इसी को हमें क्या कर रहे हैं, सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं साइड में यहाँ पर 45 डिवाइड बाय 9, ठीक है। प्लस का यहाँ पर 12 हो जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाई 5 एंड -3 इक्वल्स टू व्हाट। सॉल्व करते हैं इसे। ये पूरा का पूरा 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया 5 + 12 5 = 60 हो गया, और माइनस का यहाँ पर 3 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो 65 हो गया। 65 - 3 क्या होता है बच्चों, 62 होता है। तो 62 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 62 क्या हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। चलो देखो अगला क्वेश्चन करेंगे अब ये वाला। तो यहाँ पर आपको कुछ सेट दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ क्या है बच्चों, कुछ सेट दिए हुए हैं, और सेट को आपको लॉजिक समझना है कि किस लॉजिक पर ये सेट वर्क कर रहा है। 4 है, और इसमें से एक ऑड वन आउट पेयर होगा, तो आपको वही फाइंड करना है कि विच पेयर इज ऑड वन आउट। 3 सेम लॉजिक पर वर्क करेंगे, एक आपका डिफरेंट लॉजिक पर वर्क करेगा, और वही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अभी हम सब देखिए, पहला देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबका लॉजिक पकड़ते हैं। 10 दिया हुआ है, और कितना दिया है बच्चे, 10 है, और कितना है, 33 है। तो 10 से 33 कैसे आ सकता है, आप इसको क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे और +3 करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही बेसिक है। इंटू 3 किया, +3 किया, 33 आ गया, ठीक है। दूसरा आपके पास कितना है बच्चे, 2:9 है। क्या है, 2:9 है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, इंटू 3 + 3, ये भी है, बहुत बढ़िया। 2 3 = 6 + 3 9 हो गया। अगला आपके पास ऑप्शन है कि 8 है, और कितना है,
8:2 में 29 है, तो ये आपको पता है कि यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इंटू 3 करेंगे तो 24 आएगा, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 27 हो जाएगा, ना कि 29। तो दैट्स वाई ये आपका हो जाएगा ऑड वन आउट। और 621 का भी आपको पता है 6 3 18 होता है। 621 अगर मैं बोलूँ तो ये कितना हो 6 3 18 होता है और प्लस 3 21 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला करेंगे यहाँ पर, ये लगा आपका टाइमर, सॉल्व करेंगे इसे सभी के सभी। चलो देखो करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 189 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगला है आपके पास 532 एंड देन यू हैव 316। अगला 316 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर कितना है बच्चे 377 है। ठीक है, 377 है। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चे यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास है, 3 गुना के आसपास है, थोड़ा कम ही है बट 3 टाइम्स के आसपास है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कम हुआ है, ये एडिशन हुआ है, ये माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर तो कहीं ना कहीं अगर हम ऑल्टरनेट पे देखना चाहें, ऑल्टरनेट पे देखना चाहेंगे तो कुछ एडिशन ही है, ऑल्टरनेट पे तो एडिशन ही है, बट ये अप्रॉक्स आपका 51 के अप्रॉक्स है, 61 के अप्रॉक्स, यहाँ पर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले सिंपल सा हम डिफरेंस निकालते हैं। 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 343। अब ये 343 क्या होता है अगर आपको पता होगा तो ये 7 का क्यूब होता है। आगे भी हम चेक करेंगे, 6 में से 4 जाए 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे 8 बचेगा। और सॉरी उल्टा माइनस कर रहे हो, देखो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच गया, 2 में से 1 जाएगा 1 और 5 में से 3 जाएगा 2, तो ये क्या होता है बच्चे 6 का क्यूब होता है। अब आपने देखा कि यहाँ पर तो हमने 7 का क्यूब प्लस किया, बट यहाँ पर हमने 6 का क्यूब क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो अगली वैल्यू डेफिनेटली आपकी क्या होगी, अगली वैल्यू जो डेफिनेटली होगी वो प्लस में होगी। और प्लस क्या हो सकता है, 5 का क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि 6 है 7 है, ऐसा तो है नहीं ऑड इवन, कुछ ऑड इवन चल रहा है या प्राइम चल रहा है, नहीं। और नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर आया, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 होगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। अगर हम इसमें 125 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 441 हो जाएगा इसका नेक्स्ट नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज है, ये हर एक पेपर में आती चाहे वो CHSL हो, CPO हो, CGL हो, प्री हो, मेंस हो, कुछ भी कह लो, सब में आता है, सब में आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। करेंगे इसको, ठीक है, चलो आंसर करिएगा। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है आपका, आंसर करेंगे सभी के सभी। देखो जैसे दिया है सम पोएम्स आर हाउसेज, सम पोएम्स आर हाउसेज, ये है आपका पोएम और ये क्या है बच्चे हाउसेज है। सम पोएम आर हॉर्सेज, ऑल हॉर्सेज आर टॉयज, ऑल हॉर्सेज आर टॉयज एंड ऑल टॉयज आर शिप्स, ऑल टॉयज आर शिप्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको बताना है कंक्लूजन क्या होगा आपका। ठीक है, तो 2 कंक्लूजन दिया है, दोनों कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला दिया है ऑल टॉयज बीइंग प्रोसेस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज टॉय एंड दिस इज प्रोसेस। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ऑल टॉयज आर पॉसिबिलिटी बोला है, सम टॉयज आर पोएम तो है, सम टॉयज आर पोएम है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला ऑल टॉयज आर पोएम, सभी के सभी टॉयज क्या है पोएम है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको पता लग रहा है कि क्या सभी के सभी टॉयज पोएम है, क्या सभी के सभी टॉयज पोएम है, नहीं है। ठीक है, सम टॉयज आर पोएम है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी बोला है, आपको क्या बोला है पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में ये पूरा का पूरा करेक्ट हो जाएगा। अगर टॉय और पोएम के बारे में कोई भी नेगेटिव बात स्टेटमेंट में नहीं दी गई है, कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, तो पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी बच्चे, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी में ये पूरा का पूरा पोएम जो है टॉय हो सकता है, पूरा का पूरा टॉय पोएम हो सकता है, सब एक दूसरे से साथ मर्ज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, अगर वो हालांकि वो कंक्लूजन आपका डेफिनेट नहीं होना चाहिए पहले से। ठीक है, समझ आया। तो अगला अगर हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्या दिया है कि सम हॉर्सेज आर शिप,
ये हॉर्स और ये है शिप, तो सम हॉर्सेज आर शिप ऑलरेडी है, पूरा का पूरा हॉर्स ही शिप है, तो सम हॉर्सेज आर शिप क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ कंक्लूजन फॉलोज हो गया, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। करेंगे। अब यहाँ पर आपको रिलेशन दे रखा है, जैसे ए हैश बी का मतलब क्या है, ए जो है वो ब्रदर है बी का, तो पहले पर्सन के रेस्पेक्ट में दूसरे पर्सन की बात की गई, ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि ए बोला जा रहा है या बी बोला जा रहा है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो सारे के सारे रिलेशन यहाँ पर आपको डिनोट कर दिए गए। @ का मतलब क्या है, हैश का मतलब हस्बैंड है, परसेंटेज का मतलब वाइफ है, और परसेंटेज, अब पूरा ये इक्वेशन दिया गया, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कह रहे एस परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब क्या है कि ए जो है वो वाइफ है डी की, पहला पर्सन जो है दूसरे की वाइफ है। आपको सिंबल देखना है, सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, वाइफ हस्बैंड क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो बोला आपको कि एस जो है वो वाइफ है डी की, हमने बोल दिया ठीक है बहुत बढ़िया, एस क्या है बच्चे, वाइफ है डी की, तो ये हो जाएगा हस्बैंड और ये हो जाएगी वाइफ। डी हैश एफ, हैश का मतलब क्या था, हैश का मतलब था ब्रदर, और पहला पर्सन है दूसरे का भाई, तो डी क्या हो जाएगा बच्चे, भाई किसका है, एफ का है। एफ @ जी, @ का मतलब क्या है, डॉटर है, और पहली पर्सन दूसरे की डॉटर है, मतलब एफ जो है बच्चे वो डॉटर है किसकी, जी की, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे बच्चे, भाई बहन हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो एफ डॉटर है जी की, और जी एंड एच, एंड का मतलब है हस्बैंड, तो पहला पर्सन दूसरे का हस्बैंड है, मतलब जी जो है बच्चे वो हस्बैंड है किसका, एच का, जी इज अ हस्बैंड ऑफ एच, तो एच किसकी वाइफ हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, एच क्या हो जाएगी, उसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, अब आप आगे दिया है कि H @ J, @ का मतलब क्या, A इज अ डॉटर ऑफ J, मतलब A जो है बच्चे वो डॉटर है किसकी, पहला पर्सन, H जो है वो डॉटर है किसकी, J की। इसका मतलब क्या होता है, @ का मतलब, कहाँ गया @ हाँ, कि फर्स्ट पर्सन इज अ डॉटर ऑफ सेकंड, मतलब H जो है वो डॉटर है J की, तो ये थर्ड जनरेशन की बात हो रही है, यहाँ पर आगे J। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के लिख देती हूँ। एच जो है वो डॉटर है किसकी, जे की। ठीक है, अब जे का जेंडर आपको पता नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा, देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, तो जो एफ है वो एच से कैसे रिलेटेड है। अब इन्हीं दोनों का आपको रिलेशन बताना है, ऊपर करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि एफ और एच से रिलेशन पूछा है। तो एफ एच से कैसे रिलेटेड है, एफ एच की क्या लग रही है बच्चों, एफ एच की क्या लग रही है, डॉटर लग रही है, बात खत्म, सिंपल। क्या लग रही है, डॉटर लग रही है, तो पहला कंक्लूजन हमारा, पहला ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से करेक्ट है। क्या लगेगी, डॉटर लगेगी। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। कभी कभी पेपर में क्या होता है ना कि ए की जगह पर बी दे देता है और आप ए के हिसाब से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं और आंसर आपका गलत आ जाता है, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको सीक्वेंस दे रखा है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। एक पेपर दिया हुआ है जो कि रेक्टेंगल शेप में है, पहले आपने उसको हाफ कट किया, फिर एक बार और कट किया, नीचे से किया, ऊपर से नीचे कट किया और फिर एक बार राइट से लेफ्ट किया या लेफ्ट से राइट। ठीक है, एंड देन वहाँ पर आपने फिगर बनाया। अब आप इसको ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर आपने ऊपर किया, ये फिगर बना है, इसको जस्ट ये ऊपर बन जाएगा, जस्ट आप इसको ऐसे करके ओपन करेंगे तो यही सेम चीज़ जो आपकी ऊपर बन जाएगी, बट किस शेप में बनेगी ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं चेक करना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो ये जब ऊपर होकर के जाएगा बच्चे, यही फिगर आपका बना था, ऑलराइट यही बना था, इसको जब हम ऊपर करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये रिपीटेड सीरीज है जो कि हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, हर एक एग्जाम में आ रही है। बात ये सिर्फ सीजीएल की नहीं है, बात सिर्फ मेंस की नहीं है, प्री हो, मेंस हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीओ वाले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप स्टेनो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में आता है। तो ये एग्जामिनर ये वाला क्वेश्चन आपको देता ही देता है। ठीक है, करेंगे इसको। तो देखिएगा VJRWB दिया हुआ है, फिर एक और आपको दे रखा है, आगे आपको पकड़ना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं हर एक क्लास में आप लोगों को बताती हूँ कि आपको क्या करना होता है बच्चे। यहाँ पर आपको देखना होता है कि कौन सा किसके आगे है, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या चल रहा है।
बेसिकली हमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में देखना होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हर बार W के बाद B है, W के बाद B है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो W होना चाहिए क्योंकि W के बाद B है, और W के पहले क्या है, W के पहले अगर आप देखेंगे तो R है, W के पहले हम यहाँ पर R लगाएंगे। W के पहले क्या R लगाएंगे, तो सब में R दिया भी हुआ है आपको लास्ट में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब W के पहले R है और R के पहले क्या है बच्चे, J है। अगर आप R के पहले यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया हुआ है आपको, J दिया हुआ है, ठीक है। तो R के पहले J और कहीं और R के पहले J के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, J वाला ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो मतलब यहाँ पर J वाले में ही कुछ तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है। B के बाद यहाँ पर क्या है बच्चे, V है, देखना B के बाद V है, तो B के बाद हमने V लिख दिया, B के बाद V दिया हुआ था, ठीक है, बहुत बढ़िया। V के बाद क्या है बच्चे, L है, V के बाद क्या है, L है, और L के बाद R है। तो मतलब यहाँ पर तो हमारे पास K ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, K आएगा। अब इसको समझना, अब ये वाले पॉइंट को आप समझना, क्योंकि आपके पास J का ही था नहीं और K दिया है, तो K से क्या मतलब हो गया कि J के बाद K हो गया, ठीक है, +1। K के बाद क्या होगा बच्चे, K के बाद क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और L के बाद क्या होगा, यहाँ पर L के बाद क्या हो जाएगा बच्चे, एक प्लस करेंगे तो M हो जाएगा, मतलब यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, तो यहाँ पे +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है। तो M हमारे पास इन तीनों ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इन तीनों में M है सेकेंड लास्ट, बहुत बढ़िया। अब देखो V के पहले यहाँ पर B होगा, क्योंकि यहाँ पर भी B है, V के पहले B है, V के पहले B है, V के पहले B है, तो B हो गया, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट गया, अभी ये दोनों ऑप्शन ही बचे हैं सिर्फ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो B है, फिर R, हमने यहाँ पर क्या लिखा बच्चे, V लिखा, K लिखा, यहाँ पर तो W है बट हमने तो V लिखा है, तो ये भी कट गया, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। तो B, V, J, R, W, फिर J के बाद K है, J के बाद LN, ये तो हमारा हो गया। V, L है, L के बाद क्या होगा बच्चे, अगर आप देखेंगे L के बाद, तो L के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, W तो आ रखा है, सॉरी क्या फिल किया हमने, B फिल किया है, V फिल किया है, K फिल किया है, R यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, R आ जाएगा, और फिर RWB, फिर वही से वैसे सेम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी एक चीज़ तो कंफर्म थी कि B, V और आगे का L के बाद वाले ऑप्शन छोड़ करके RVW सेम था, ठीक है, बस यहाँ पर चेंज हो रहा था कि J के बाद L, L के बाद J के बाद K, K के बाद L, L के बाद M, ये चीज़ आपकी बस एडिशन हुई है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट था, ठीक है, बाकी सब कुछ क्या था आपका, कांस्टेंट था। दिख रहा है आप लोग को, आई होप सो कि दिख रहा हो, ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, डायरेक्शन दिया है कि इन स्टेटमेंट इन गिवन फॉलोड बाय 2 इन्फरेंस, तो स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस का क्वेश्चन है ये, बेसिकली स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है, एक स्टेटमेंट दी हुई है और 2 इन्फरेंस दिया है। तो स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस में आपको देखना होता है कि क्या उसको फॉलो कर रहा है इन्फरेंस, क्या उसी से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपको स्टेटमेंट में क्या दिया है कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंटेमिनेट सॉइल एंड वाटर, ठीक है, सॉइल एंड वाटर को क्या करता है, वो खराब कर देता है। रिमेन इन क्रॉप एंड फाइनली एंटर फूड चेन देयर बाय पोजिंग द थ्रेट टू द ह्यूमन बींग्स। क्या बोला है कि कृषि उत्पादों में कीटनाशक के व्यापक प्रयोग से मिट्टी और पानी दूषित हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कीटनाशक पानी में, जैसे कि किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो अब वो अपने पौधों को कीटों से बचाने के लिए, मतलब कीटाणुओं से बचाने के लिए जो भी कीटनाशक कीट उस पर पड़ते हैं, तो उसको उससे बचाने के लिए वो क्या करते हैं ना कि उसके ऊपर कीटनाशक डाल देते हैं, ताकि उनका जो खेती है जिस भी चीज़ का, चाहे वो सब्जी हो, गेहूँ हो, अनाज, कोई सा भी अनाज हो, वो खराब ना हो, इसके लिए वो उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, कीटनाशक डाल देते हैं, जिससे कि उनके सब फल बचा रहे, उनकी सब्जियां बचा रहे, उनका अनाज बचा रहे। लेकिन उससे उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है कि जो मिट्टी और पानी क्या है दूषित हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कीटनाशक डालेंगे तो ऑब्वियसली मिट्टी खराब होगी, पानी दूषित होगा, ठीक है। तो फसल में क्या हो जाता है, अंततः खाद्य संग्रहालय में प्रवेश कर जाते हैं, और वो अब मिट्टी खराब हो गई है, पानी खराब हो चुका है, वो जा किस में रहा है, वो जा तो आपके अनाज में ही रहा है। वो जो कीटनाशक है वो बाय डिफॉल्ट जा किस में रहा है, जो भी अनाज, जो भी सब्जी उन्होंने बोई है उसी में जा रहा है, ठीक है। तो जिससे मानव के लिए खतरनाक उत्पन्न, अब ये हमारे लिए तो नुकसानदायक चीज़ ये ना है कि वो कीटनाशक डाल रहे हैं, वो कीटनाशक पौधे में जा रही है,
पानी में जा रही, मिट्टी जा रही, और वो सब किस में जा रहा है, अनाज में ही जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वो मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा दूषित और खराब हो चुका है वो, ठीक है। वो अनाज मानव के लिए दूषित और खराब हो चुका है क्योंकि उसमें कीटनाशक पड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्फ्रेंस, निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो कृषि उत्पादन में बहुत ज़्यादा अगर आप कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं तो वो मनुष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीटनाशक से अनाज भी दूषित हो रहे हैं, ठीक है। अनाज भी क्या हो रहे हैं बच्चे, दूषित हो रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि अगर बहुत ज़्यादा कीटनाशक डालना हमारे लिए, मनुष्यों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगला कह रहा है कि नेक्स्ट हमारा इन्फ्रेंस है, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जल पर क्या हो रहा है बच्चे, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल, अभी यही चीज़ है यहाँ पर बात की गई है कि पानी और मिट्टी क्या हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जब आप कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पानी दूषित हो रहा है, तो पानी के लिए भी वो बुरा प्रभाव है, तो है जल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है बच्चे, बुरा प्रभाव पड़ रहा है जल पर। ऑल राइट, ठीक है। चलो करें अगला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या फिर से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सपेंड कर देती हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपको एक दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा मतलब क्या कोई दोनों एक दूसरे एक ही इफेक्ट के हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक इफेक्ट से दो काम हो रहे होते हैं, या एक कॉज से दो काम हो रहे होते हैं, एक कॉज होता है एक इफेक्ट होता है, ये आपको पहचानना होता है और बताना होता है। तो यहाँ पर हमें वही समझना है, यहाँ पर हमें क्या समझना है, वही चीज़ हमें समझनी है यहाँ पर, ठीक है। देखो कि क्या दोनों एक ही इफेक्ट के हैं क्या, जैसे मान लो बारिश हुई तो बारिश की वजह से क्या है कि स्कूल बंद हो गए, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया कि मौसम भी ठंडा हो गया। तो ये एक ही चीज़ का इफेक्ट है कि बारिश हुई, स्कूल बंद हुए और मौसम भी ठंडा हो गया, तो दोनों सेम कॉज के इफेक्ट है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताना है कि क्या दोनों के दोनों जो आपके स्टेटमेंट है सेम कॉज के इफेक्ट है, या इंडिपेंडेंट कॉज है, या एक कॉज है एक इफेक्ट है, ये चीज़ आपको बतानी है। समझ आया? चलो देखो तो क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि कंट्री एक्स रिड्यूस क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बाय 6% इन द लास्ट 5 ईयर। कह रहे हैं कि कोई एक देश है उसने क्या किया है, पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% का क्या किया है बच्चे, कमी की है। कोई भी देश है उसने क्या किया है पिछले 5 सालों में, 5 साल का डेटा बता रहा है यहाँ पर कि पिछले 5 सालों में उसने अपने कच्चे तेल क्रूड ऑयल का क्या किया है, क्रूड ऑयल का क्या किया है बच्चे, उत्पादन में कमी की है 6% के रेट से, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर पहला तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द कंट्री एक्स हैज विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन ऑफ 13% इन इट्स ग्रोथ मार्जिन दिस ईयर। कह रही कि देश में ऑटोमोबाइल उद्योग में 13% की तीव्र गिरावट देखी गई है, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब 5 सालों में कोई एक बड़ी कंपनी है, अगर वो क्या करेगी बच्चे, अगर 5 सालों में कोई एक बड़ी कंपनी है वो अपने उत्पादन में 6% की कमी लेकर के आई है, तो इसकी वजह से क्या हुआ बच्चे, और ये तो एक चीज हो गई, ये इसकी वजह से नहीं हुई, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर दी गई और यहाँ पर तेल की बात की गई, दोनों अलग अलग बात कर दी गई, ठीक है। दोनों में अलग अलग चीजों का इफेक्ट है कहीं ना कहीं, दोनों आपको क्या दिखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट कॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट, ये अलग कॉज है, ये अलग कॉज है, ठीक है। तो दोनों का दोनों क्या है, अलग कॉज है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, मतलब अलग अलग इफेक्ट के। तेल में कमी होने से ऑटोमोबाइल का कोई लेना देना नहीं, ऑटोमोबाइल वो इंडस्ट्री होगी जो क्या करेगी बच्चे, जो आपका जैसे कि जो कार वार बनते हैं, जितनी भी ये सब चीजें बनती है, व्हीकल्स बनते हैं, उससे रिलेटेड, दोनों इंडिपेंडेंट कॉज है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोडेड ब्लड रिलेशन है तो हर एक को कोड किया गया। जैसे कि A#B का मतलब क्या है बच्चों, A#B का मतलब है A इज अ ब्रदर ऑफ B, मतलब A क्या है, ब्रदर है B का। सेम वैसे A@B का मतलब है डॉटर ऑफ B, A एंड B का मतलब है A इज अ हस्बैंड ऑफ B, एंड A% B का मतलब क्या है बच्चों, A जो है वो वाइफ है B की। अब यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इसे आपको सॉल्व करना है। क्या दिया है आपको, ध्यान से देखिएगा। आपको दे रखा है बच्चे
कि डी एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब क्या है कि डॉटर है, एट द रेट का मतलब डॉटर है, तो डी जो है बच्ची वो डॉटर है एन की। डी क्या है? डॉटर है एन की। पहले पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे रिलेटेड है? फर्स्ट पर्सन इज अ डॉटर ऑफ सेकंड पर्सन। जो डी है बच्चे वो डॉटर है किसकी? एन की। डी इज अ डॉटर ऑफ एन। ऑलराइट, आगे दिया है एन एट द रेट एच। तो इसका मतलब क्या है कि जो एन है बच्चे वो डॉटर है किसकी? एच की। एट द रेट का मतलब है डॉटर, एन डॉटर है किसकी? एच की। क्या डॉटर है बच्चे? एच की डॉटर है। एन इज अ डॉटर ऑफ एच। ठीक है, हमने बोल दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एच एंड वाई, एंड का मतलब है हस्बैंड, तो एच क्या है बच्चे? हस्बैंड है वाइफ का। पहला पर्सन जो है वो हस्बैंड है किसका? वाई का, और वाई हो जाएगी इसकी वाइफ। अगर एच हस्बैंड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वाई क्या होगी बच्चे? वाई क्या होगी? वाइफ होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखो, वाई एट द रेट एफ। अब फिर से एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर है, तो वाई क्या है बच्चों? डॉटर है किसकी? एफ की। अब ये 4 जनरेशन की बात हो गई, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन तक चला गया रिलेशन। एफ परसेंटेज वाई, परसेंटेज का मतलब है कि एफ क्या है बच्चों? एफ एफ परसेंटेज ए परसेंटेज बी दिया हुआ है, एफ परसेंटेज वी का मतलब क्या है? एफ जो है बच्चे वो वाइफ है किसकी? वी की। एफ इज अ वाइफ ऑफ, ठीक है, एफ क्या है? वाई की वाइफ है। फर्स्ट पर्सन जो है वो वाइफ है सेकंड की, फर्स्ट पर्सन इज अ वाइफ ऑफ सेकंड, तो अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड। ऑलराइट, देखो अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, अब आपसे पूछा है कि हाउ इज वी रिलेटेड टू एच, तो बताइएगा वी एच से कैसे रिलेटेड है? वी क्या है बच्चों? एच से कैसे रिलेटेड है? देखो, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मतलब वी और एच का रिलेशन पूछा है, तो ये वी कहाँ गया? सॉरी, ये वी है ना, ये वी है, ये वी है, वी जो है हस्बैंड है, तो आपसे पूछा है कि हाउ इज वी रिलेटेड टू एच। ये वी है, ये एच है, तो वी एच से कैसे रिलेटेड है? वी क्या लग रहा है? वी क्या लग रहा है बच्चों? फादर्स या वाइफ्स फादर। क्यों? वाइफ्स फादर है, वी क्या है? वाइफ्स फादर। अब एच की वाइफ है वाई, एच की वाइफ है वाई, और वाई डॉटर है किसकी? वी की। वाई डॉटर है वी की, तो क्या हो जाएगा बच्चे? क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन कि वाइफ्स फादर, वाई वी जो है वो वाई का क्या है? वी जो है वाई का क्या है? ससुर बोल सकते हैं, फादर इन लॉ बोल सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन में फादर इन लॉ नहीं दिया था, तो इसलिए हमने लिख दिया वाइफ के फादर। ठीक है, क्या लिख दिया? वाइफ का फादर। ऑलराइट, बढ़िया। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, क्विकली करेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखो, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है बच्चे? 7 है, 3 है और 43 है, 5 है, 2 है और 21 है। अगर हम एक चीज करें, देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? 7 दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है और 43 है। ऑलराइट, कितना दिया है? 43। अगर तो आप एक चीज कर सकते हैं कि 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 मिलेगा, 21 का 2 से मल्टीप्लाई करके +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 2 जा 42, 42 में थोड़ा 43 आ गया। ये वाला भी हम वैसे करेंगे, यहाँ पर दिया है 5 2 एंड 21, ठीक है, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा हो गया 10, 10 2 जा 20। अब देखना यहाँ पर पहले तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू हो गया 10, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई और 5 +1 करेंगे, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 प्लस, ठीक है। सेम वैसे इसे भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखो कितना दिया है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? 11 है, ठीक है। एक मिनट, मुझे ये क्वेश्चन चेक करने दो। 111 ही है ना? हाँ, 111 ही। 11 है, 5 है और कितना है बच्चे? 111 है, ठीक है। 11 का 5 से पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 5 जा 55 हो जाएगा, ठीक है। और 55 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110, और 110 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चे? 111 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है बच्चे? आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने क्या किया, पहले हमारी वैल्यू थी 7 3 43, 5 2 21, और अगला यहाँ पर आपको दे रखा था। अब हमने इसको सॉल्व कैसे किया है? देखो, 7 का मल्टीप्लाई हमने 3 से किया, 7 3 जा 21। इसका मल्टीप्लाई पहले आप आपस में ए और बी को मल्टीप्लाई करो, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर उसका मल्टीप्लाई अगेन 2 से करेंगे, इसका डबल कर देंगे आप, फिर प्लस जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई किया, डबल किया, +1 कर दिया। यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई किया, 55 आया, 55 2 जा कितना होता है? 110, और 110 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 111 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे।
अब ये क्या है बच्चों, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को हर एक सेट में बताती ही रहती हूँ कि मिरर इमेज क्या होता है। अगर आपकी इमेज, रियल इमेज राइट हैंड पे बनी है तो उसकी मिरर इमेज लेफ्ट पे बनेगी। अगर आपकी रियल इमेज लेफ्ट हैंड पे बनी है तो मिरर इमेज राइट पे बनेगी। डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कोई चीज़ अगर ईस्ट फेस कर रहा है तो वो वेस्ट फेस करेगा, वेस्ट फेस कर रहा है तो ईस्ट फेस करेगा। यही आपका बेसिक होता है डायरेक्शन पे मिरर इमेज की क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमें देखना है, सॉल्व करना है। आर आप देख रहे हैं कि आर किधर फेस करेगा। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो आर आपका किधर फेस कर रहा है बच्चे, ईस्ट फेस कर रहा है। जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो कैसे बनेगा, आर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। वी तो एज इट इज रहेगा, वी में कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपका एज इट इज रहेगा। ओ आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। आई जो है वो एज इट इज रहेगा। अब आई में क्या ही डायरेक्शन चेंज होना, आई तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। 6 अगर आपका वेस्ट फेस कर रहा है तो ये किधर फेसिंग हो जाएगा, ईस्ट फेसिंग हो जाएगा। एच आपका वेस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है तो एच फेसिंग हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट फेसिंग हो जाएगा। वी अगर देखेंगे तो सेम एज इट इज रहेगा, वी में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है हमारे पास। अगला है सी, तो सी ईस्ट फेसिंग है तो ये वेस्ट फेसिंग हो जाएगा। आई आपका कैसे रहेगा, आई आपका सेम रहेगा। एन अगर आप देखेंगे तो एन आपका कैसे बच्चे ऐसे बन जाएगा, एन ये आपका थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा। अगला है आपके पास टू, तो टू वेस्ट फेसिंग है तो फेसिंग हो जाएगा। देन आपके पास डी है तो ये बी के तरीके से बन जाएगा। और ए भी आपका चेंज हो जाएगा, ए ऐसे बन जाएगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अगर हम मैच करें, क्या पहला ऑप्शन करेक्ट है? पहले में आर उल्टा हो गया, बिल्कुल भी नहीं है, पहला आपका करेक्ट। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर ए दे दिया है तो ये भी करेक्ट नहीं है। तीसरे ऑप्शन में फिर से ए दे दिया है, उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन कर। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ और अच्छे से बताती हूँ आप। बड़ा तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा और, ठीक है। चलो देखो, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये क्या है, डेटा सफिशिएंसी के आपने देखे 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। आप ये सब चीजों को मेंस में इग्नोर नहीं कर सकते हो कि आपने क्या क्या लॉजिकल रीजनिंग इग्नोर कर दी कि अरे यार लॉजिकल रीजनिंग नहीं करेंगे, 3 से 4 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं। डेटा सफिशिएंसी नहीं करेंगे, 2 से 3 ही तो आ रहा है। सेटिंग अरेंजमेंट नहीं करेंगे, 2 से 3 ही तो आ रहा है। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 12 क्वेश्चन हो गए, 2 से 3 2 से 3 करके। तो इन सबको आप इग्नोर नहीं करेंगे और इसीलिए मेंस डिफिकल्ट होता है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कुछ भी नहीं है यार, बहुत ईजी है, सिर्फ दिखता है बड़ा क्योंकि दुनिया भर के डायरेक्शन दिए रहते हैं। इतना अगर मैं निकाल दूं, ये आपका डायरेक्शन है, ये आपका डायरेक्शन है, तो बच गए ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर बहुत सफिशियंट पूछ रखा है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, देखो इतना सा क्वेश्चन है, ये 3 लाइन में देख रहे हो, यही इंग्लिश में और यही हिंदी में भी है 3 लाइन में। तो इससे आपको डरना नहीं है, पहली चीज। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, 6 पीपल है, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। सभी के सभी किधर बैठे हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन पे बैठे हैं। 6 लोग हैं, ठीक है, और किधर फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। 6 लोग हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 लोग हैं, सभी के सभी नॉर्थ फेस कर रहे हैं। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, ध्यान से देखो कि स्ट्रेट लाइन में बैठे, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब आपसे क्या पूछा है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी कौन है, बस इस पे आपको फोकस करना है। पूरे क्वेश्चन में कितनी कहानी बोल दे रहे हैं, यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन दैट, यू हैव टू फोकस ऑन कि कौन किसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। ए इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ए जो है वो वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड से सेकंड है। क्या पता ए यहाँ से सेकंड हो, क्या पता ए यहाँ से सेकंड हो, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। अगला कह रहा है ओनली 2% सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, ए और बी के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। ई इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, और ई क्या है बच्चों, इमीडिएट राइट ऑफ सी है। ई क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब आपको पता नहीं लगा, आपको नहीं पता लग पाया कि कौन कहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। आगे बोला है सी इज थर्ड फ्रॉम एक्स। अब ये वाले स्टेटमेंट से हमें कुछ भी पता नहीं लगा, क्या आपको पता लगा इस वाले स्टेटमेंट से, क्या आपको पता लगा कि इस वाले स्टेटमेंट से कुछ भी पता लगा, पहले से एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता लग पाया, ठीक है। देखो अगला देखेंगे, अगला अगला हमें दिया है जो सेकंड स्टेटमेंट है कि सी थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सी जो है बच्चे थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, तो सी का हमें पता लग गया कि 1 2 3 थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड है। आगे दिया है ओनली 1% सिट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में सिर्फ 1 लोग बैठ सकते हैं, सी और एफ के बीच में सिर्फ 1 लोग बैठ सकते हैं। और ई इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, और ई क्या नहीं, यहाँ पर ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। अगर सी और एफ के बीच में 1 लोग बैठेंगे, मैं एफ को यहाँ बिठा दूं,
अगर मैं सी और एफ के बीच में एक लोग बैठ रहे हैं, एफ को यहाँ बैठा दूं तो क्या ई आगे हो पाएगा, थर्ड टू द राइट हो पाएगा, एफ के नहीं हो पाएगा। तो आपको एफ को यहीं बैठाना पड़ेगा, एफ को आप यहाँ बैठाएंगे। और सी जो है इमीडिएट राइट ऑफ क्या है, ई है, इमीडिएट राइट ऑफ ई है। और ए और बी के बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं, 2 लोग बैठ रहे हैं। अब ए यहाँ फिर से बैठ सकते हैं, ए और बी यहाँ बैठ सकते हैं फिर से। तो आपको फिर से नहीं पता लग पा रहा है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी कौन है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी कौन है, डी मतलब यहाँ पर बैठेगा, तो ए बैठेगा या बी बैठेगा, आपको सेकंड वाले से भी नहीं पता लग पा रहा है। अब आपको दोनों को यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा ए और बी को, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है कि ओनली 2% बिटवीन ए एंड बी, और ए जो है कि सेकंड फ्रॉम किसी भी लाइन से है, ठीक है। तो ए यहाँ पर बैठा लो, एक सेकंड रुक जाओ। देखो अब फिर से हमें नहीं पता लग पा रहा है मैं ए को यहाँ बैठाऊं कि बी को यहाँ बैठाऊं, ए को यहाँ बैठाऊं कि बी को यहाँ बैठाऊं, मुझे पता ही नहीं लग पा रहा है। बस इतना पता है बच्चे कि जो है यहाँ पर बस हमें एक चीज पता है कि ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं और ए सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड है। कहीं से हमें पता नहीं लग पा रहा है कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में ए है या बी है। तो दोनों के दोनों हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, ना ही स्टेटमेंट 1 ना ही स्टेटमेंट 2, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। वी आर नॉट अवेयर कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हमें नहीं पता लग पा रहा है, ठीक है। नहीं सॉरी, हमें ये पता लग चुका है कि ना तो स्टेटमेंट 1 ना तो स्टेटमेंट 2, दोनों ही पर्याप्त नहीं है। दोनों को यूज कर लोगे तो भी क्या बता पा रहे हो कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो भी हम ये चीज नहीं बता पा रहे हैं, करेक्ट। इसमें भी नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पर ए है या बी है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डेटा ईदर फर्स्ट नीदर सेकेंड, दोनों के दोनों हमारे लिए सफिशिएंट नहीं। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि आप ए की पोजीशन ही नहीं पता लग पाया, सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड है, किधर से एंड है नहीं पता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो तो देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है बच्चे, एक एरो अपर एरो है, अपर साइड फेस कर रहा है, एक एरो लोअर साइड फेस कर रहा है और यहाँ पर एस दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ। अब देखना आप इसको ध्यान से, तो अगले फिगर में हम जा रहे हैं, यहाँ पर 2 डॉट था, 1 डॉट हो गया, ठीक है। यहाँ पर स्टार आ गया। अगला फिगर हमें बताना होगा कि क्या होगा हमारा नेक्स्ट फिगर, व्हाट कैन बी आवर नेक्स्ट फिगर। अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ये एरो है, एरो क्या हो गया हमारा, एरो जो है हमारा फोकस इसका 90 डिग्री क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एस उठ के यहाँ पर चला गया, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, एस इस एरो से इस एरो पे आ गया, और ये क्या हो गया बच्चे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगले फिगर में हम गए तो ये दोनों का रिलेशन आपस में है, वैसे ही इन दोनों का रिलेशन आपस में होगा, तो इसका आपको नेक्स्ट बताना है। इसी के तर्ज पर आप कह सकते हैं जो लॉजिक यहाँ पर लगा है इन दोनों के बीच में, वही लॉजिक आपको इन दोनों के बीच में अप्लाई करना है। क्या करना है, वही लॉजिक आपको इन दोनों के बीच में अप्लाई करना है। अब हम यहाँ वाला फिगर यहाँ चला गया था, तो सेम वैसे ये इधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा डी, और उल्टा होकर के बने, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 1 डॉट था, तो यहाँ पर 2 डॉट हुआ, तो यहाँ वैसे यहाँ पर 1 स्टार था, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, 2। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है बच्चे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक टेक केयर।